नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान चिंता बढ़ाने वाला है। उनका यह बयान साफ साफ इशारा करता है कि एलएसी पर चीन एक बार फिर वही चाल चल रहा है जो उसने 1962 में चली थी, यानी पहले चालाकी और धोखे से भारत की जमीन पर कब्जा कर लो और फिर बात करो शांति की। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। तो आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने पहली बार यह साफ साफ कहा कि चीन के साथ बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उनका लहजा काफ़ी तल्ख था, उनकी चेतावनी भी साफ थी। वो सीमा के काफ़ी करीब तक गए, जवानों से बातचीत की और सेना के आर्म्स का भी जायजा लिया। कुल मिलाकर एक आक्रामक रुख दिखाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से ठीक एक दिन पहले यानी 16 जुलाई को सेना की तरफ से भी एक बयान आया। वो एक तरीके से रक्षा मंत्री के बयान की पूर्व पीठिका थी। इस बयान में कहा गया था कि भारत और चीन दोनों ही विवादित इलाके से सेनाओं को डिसएंगेज करना चाहते हैं, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें लंबा वक्त लग सकता है। तो अब आपको ले चलते हैं उन जगहों पर जहां जहां चीनी सेनाएं एलएसी को पार कर हमारे इलाके में घुस आई हैं और जहां से उनको पीछे हटाने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गलवान घाटी की। मीडिया में गलवान घाटी का मामला सबसे पहले उछला, क्योंकि यहीं भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों और चीनी सेना के जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी 40 से 45 जवान मारे गए। कोर कमांडरों की मीटिंग और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी रक्षा मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद यहाँ पर से चीनी सेनाओं ने पीछे हटना शुरू किया था। भारतीय सेना भी पीछे हटी और बातचीत के बाद जो स्थिति बनी उसमें यह हुआ कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से जहाँ दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, दोनों ही सेनाएं तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे की तरफ हट गईं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारतीय सेना अब वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए शायद नहीं जा सकती है। ये स्थिति अभी साफ नहीं हुई है और अगर ऐसा होता है तो फिर दौलत बेग ओल्डी की ओर जाने वाली जो रोड है, जो श्योक से होकर निकलती है, वो खतरे में पड़ जाएगी। पेंगोंग सो में चीनी सेना फिंगर 4 तक डेरा डाल चुकी है। कई राउंड की बातचीत के बाद वो थोड़ा पीछे तो हटी है, लेकिन फिंगर 5 पर वो पूरी तरह काबिज है और फिंगर 4 पर भी वो पहाड़ की चोटी से हटने को तैयार नहीं है। यानी यहाँ अभी उसकी स्थिति मजबूत है। आपको याद ही होगा कि भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है और कुछ दिनों पहले तक चीनी चौकी भी फिंगर 8 पर ही थी, जबकि 4 से 8 के बीच के 8 किलोमीटर इलाके में दोनों ही सेनाएं गश्त लगाया करती थी। अब भारतीय सैनिक फिंगर 4 के आगे नहीं जा सकते हैं। देपसांग वो इलाका है जो इस लड़ाई में सबसे अहम है, लेकिन आम लोगों में और मीडिया में भी इसी पर सबसे कम चर्चा हो पाई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ सेनाएं आमने सामने नहीं थीं और दूसरी वजह यह है कि पेंगोंग लेक पर सैलानी भी पहुँचते हैं, इसलिए इस पर चर्चा ज़्यादा हुई। देपसांग का मैदानी इलाका दरअसल दौलत बेग ओल्डी के काफ़ी करीब है। यहीं पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट भी है, जहां दौलत बेग ओल्डी को सेना का सबसे उत्तरी पड़ाव मान सकते हैं, जिसका रणनीतिक महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। यहां से चीन से पाकिस्तान तक जाने वाले CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भारत नियंत्रण रख सकता है। जब से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने OBOR का ख्वाब देखा है, तभी से यहाँ चीन की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। इस इलाके में 2013 में भी चीनी सेना ने घुसपैठ की थी और 2017 में भी। 2017 में तो उन्होंने एक टावर भी बना लिया था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसको तोड़ दिया और उसके बाद चीनी सेना ने भी माना कि उनका ये टावर एलएसी के भीतर यानी भारत की तरफ बना था और तब से वो स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इस बार चीनी सेना चुपके से एलएसी के इतना भीतर घुस आई है कि अगर अभी की स्थिति बनी रह गई तो एलएसी हमारी तरफ 18 किलोमीटर अंदर आ जाएगी। इससे होगा ये कि दौलत बेग ओल्डी के काफ़ी करीब के इलाकों में भी हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी और श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड खतरे में पड़ जाएगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि दोनों सेनाओं के कोर कमांडर स्तर की बातचीत में इस पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो रही है।
भारतीय रणनीतिकार मानते हैं कि चीन अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर चुका है कि उसे बातचीत की जल्दी नहीं है, जबकि भारतीय पक्ष की कोशिश ये है कि पहले पैंगोंग से चीनी सैनिक पीछे हटें, उसके बाद देप्सांग की बात की जाए। चीन भी बात तो बातचीत की ही करता है, लेकिन उसकी बातचीत सिर्फ बैठकों तक ही सिमट जाती है और कोई एक्शन नहीं लेता है। देप्सांग में दरअसल वो यही चाहता है। पैंगोंग के भारतीय वार्ताकारों को उलझाकर वो देप्सांग के लिए निश्चिंत हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि चीन की नीति यही होती है कि वो पहले पड़ोसी देशों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, फिर शांति की दुहाई देकर थोड़ा पीछे हटता है और दुनिया को संदेश देता है कि वही घाटे में रहा है और उसे अपनी ज़मीन को लेकर समझौता करना पड़ रहा है। मैं आपको कहानी बताता हूँ चीन के सटे हुए 3 देशों की। ये 3 देश हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। इन तीनों ही देशों की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और उसने बाद में ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि उसने शांति की खातिर इनसे समझौता कर लिया। सबसे ख़राब स्थिति में तो तजाकिस्तान रहा, जिसके साथ किसी भी तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होने के बाद भी उसके तकरीबन 28,000 किलोमीटर इलाके पर चीन ने दावा ठोक दिया। उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और चीन ने करीब महज 3.5% ज़मीन वापस लेकर ही इस समझौते को मान लिया। यानी जीत तो चीन की हुई, लेकिन तजाकिस्तान की मीडिया में ये खबरें गई कि छोटा देश होते हुए भी उसने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो ये नीति कुछ रही है चीन की। यही नीति वो भारत के साथ भी अपनाना चाहता है। यही नीति उसने 1962 में भी अपनाई थी, जब उसने अक्साई चीन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद जब वो निश्चिंत हो गया उस इलाके पर कब्जा कर, तो एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा उसने कर दी थी। आज के दिन में भी फिलहाल स्थिति वही है। देप्सांग में बहुत आगे तक घुस आया है। पैंगोंग लेक में फिंगर 4 से 8 तक वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है और अब वो शांति की बात कर रहा है। लेकिन इस बातचीत में न तो उसके सैनिक फिंगर 4 से ज़्यादा पीछे जाने को तैयार हैं और न ही देप्सांग में कोई बातचीत हो रही है। जैसा मैंने पहले बताया, यही स्थिति अगर बनी रहती है तो फिर देप्सांग के पास का बहुत बड़ा इलाका चीन के हाथ में चला जाएगा और एक नई LAC वहाँ पर बहाल हो जाएंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझको ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, एक गुजारिश ये भी है कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए और मुझे सहयोग और समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।